गुड मॉर्निंग ऑल। सीटेट पार्ट 2 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपके सामने अभी दिए जा रहे हैं। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ये पूरा जो वीडियो है देखिएगा और हर एक ऑप्शन का जो क्लू है वो आपको बताया जाएगा कि क्यों ये आंसर है। ठीक है, डिटेल वीडियो ये होने जा रहा है, तो आप इसको देखिएगा जो कि आपके आने वाले अन्य जो परीक्षाएँ हैं, चाहे स्क्रीनिंग का हो चाहे आपका LT पेडागोजी का हो, वहाँ पर भी आपको ये हेल्प कर सकता है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपनी मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएँ। बिल्कुल करनी चाहिए। आप जब भी शिक्षक के रूप में कक्षा में उपस्थित होते हैं तो आपका पहला धर्म होता है कि अपने जो भी विद्यार्थी आपके हैं उनके इमोशंस को समझते हुए उनके अकॉर्डिंग आप उनको मोटिवेट करने का प्रयास करें। तो पहला ऑप्शन तो इसका सही है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए कि जो भी बच्चा जिस क्षेत्र में अव्वल है उसके अकॉर्डिंग, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप बनाना चाहिए। बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। प्रमोट डायलॉग्स एंड डिस्कशन अमंग चिल्ड्रन टू बिल्ड मल्टीपल पर्सपेक्टिव। डेफिनेटली किसी भी क्लासरूम में बच्चों को मल्टीपल पर्सपेक्टिव बिल्ड करने के लिए हमें स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी चाहिए। तो तीसरा आंसर भी इसका होना चाहिए। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4 में, कक्षा में विविधता की अपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि का अपनाना। देखो, हम किसी भी आधार पर डाइवर्सिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डाइवर्सिटी को साथ में लेते हुए कक्षा में शिक्षण करना ही क्या होता है, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। तो फोर्थ वाला तो आपका आंसर होगा ही नहीं। इट मीन्स जिस भी ऑप्शन में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसको आप पहले क्या कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। ठीक है ना, जैसे आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर नहीं हो सकता, राइट। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर नहीं हो सकता। अब बचता है आपका ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। अब इनमें बेटर आंसर कौन सा है ये हमको देखना है और उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देंगे, राइट। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 लेना है आपने। तो 1 में क्या है आपका, विद्यार्थियों की सहायता करनी है, प्रेरणा देनी है उनको, डेफिनेटली देनी है। 3 में क्या आपका, देखिए, संवाद और परिचर्चा में उनको प्रोत्साहन देना है, डेफिनेटली देना है, राइट। तो अब यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें सेकंड है, थर्ड है, बट फर्स्ट नहीं है। लेकिन फर्स्ट क्या है, इसका एक कंपलसरी ऑप्शन है, तो इस वजह से हम थर्ड वाले को इसका सही आंसर मान सकते हैं। तो थर्ड वन इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? Which of the following is not an effective strategy to address learners from disadvantaged and deprived background? विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, ये कह सकते हैं कि एक प्रकार की पद्धति होती है। ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चे क्या होते हैं, अपने जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए करते हैं, लर्निंग करते हैं। क्रियाकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना, डेफिनेटली हमको कोलैबोरेशन लर्निंग की तरफ जाना चाहिए। वर्तमान समय में ये आवश्यकता है। फिर है, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। डेफिनेटली जब भी एक टीचर क्लासरूम में होता है तो उसको चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स के से डिस्कशन करे और जहाँ पर भी उसको अधिगम समस्याएं आ रही हैं उनको जाने और उससे संबंधित जो भी चुनौतियां हैं उनका सामना करने का प्रयास करे और अपनी स्ट्रेटजी को अच्छा बनाए। तो इसका मतलब जो ऊपर के 3 ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल सही हैं। अब देखते हैं 4 ऑप्शन क्या है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय से बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, बिल्कुल गलत आंसर। हम कभी भी अपनी कक्षा से बाहर बच्चे को जाकर के ट्यूशन पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। ये अगर ऐसा होता है तो टीचर के खुद का फेलियर है। देन, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक अवस्था, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डैश दियर लर्निंग। क्या करती हैं ये? कोई आपसी संबंध नहीं होता, बिल्कुल संबंध होता है। भूमिका नगण्य होती है, नेग्लिजिबल होती है, बिल्कुल नहीं। का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्रभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक अवस्था को एक महत्वपूर्ण भूमिका माना जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय किसके? देखिए, तो इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन सारे ही ऑप्शंस को हम फिट करके देखते हैं। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए भयावह वातावरण की रचना करनी चाहिए। भयावह यानी कि फेयरफुल, बिल्कुल नहीं। सेकंड ऑप्शन में आते हैं, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए प्रतिस्पर्धी यानी कि कॉम्पिटिटिव, ठीक है, कर सकते हैं।
बजाय फैसिलिटेटिव नहीं। अगर हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हमको फैसिलिटीज़ भी बच्चों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इस वजह से इसका आंसर सेकंड नहीं हो सकता। कक्ष में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक यानी कि कोलैबोरेटिव वातावरण की रचना करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। कोलैबोरेशन लर्निंग की अभी मैंने आपको बात बताई थी कि हमें कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है क्लासरूम के अंदर, जिससे कि बेटर लर्निंग हो सके, बेटर लर्निंग आउटपुट आ सके, बजाय प्रतिस्पर्धिक यानी कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के। तो ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका एक सही आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? तो देखिए, वे कार्य देना जो बहुत ही सरल हो। अगर हम ऐसे कार्य बच्चों को देंगे जो बहुत ही सरल हो तो बच्चों को कुछ नया सीखने के अवसर कम ही मिल पाएंगे। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना, बिल्कुल कराने चाहिए हमें, ठीक है। इसके बाद है पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट लर्न अ न्यू स्किल, ठीक है। कि अब ये स्कैफोल्डिंग क्या होती है आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आप सब सीटेट की तैयारी करके गए हैं कि स्कैफोल्डिंग एक अधिगम की वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एक एडल्ट द्वारा जो अधिगमकर्ता से अधिक जानकार है किसी विषय में, उसके द्वारा समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर सहयोग दिया जाता है और बच्चे के नए कौशलों को सीखने में क्या करते हैं हेल्प कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की लालसा रखते हैं। बिल्कुल, बच्चों के चिंतन के संबंध में ये जो ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि आप खुद देखिए, आपके आसपास कुछ नई घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से आप उस पर कुछ ना कुछ सक्रिय चिंतन करने लगते हैं। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। बच्चे जन्म से ही आपने अगर ऑब्जर्वेशन किया होगा तो उनके आसपास के वातावरण को जानने के लिए कहते हैं लगे रहते हैं। और ये कहते भी हैं, जीन पियाजे की थ्योरी में भी ये बात कही गई है कि बच्चों का जो अर्ली एज होता है वो क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करते हैं, जो एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी नई चीज़ उनके सामने आती है उसको जानना ही उनका वो उद्देश्य होता है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है जब बच्चे जो घटनाएं हो रही होती हैं उसको अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं, इसको हम बोलते हैं ईगो सेंट्रिक यानी कि सेंट्रेशन इन थॉट्स, ठीक है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराती है, बिल्कुल गलत है। आज की डेट में हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को लेके चल रहे हैं, जहाँ पर हम मानते हैं कि चिल्ड्रन कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। तो यहाँ पर ये कहना कि बच्चे अपने प्रत्ययों का निर्माण खुद नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। तो ये इसका आंसर हो सकता है। अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। क्या अधिगम एक सरल प्रक्रिया है और व्यक्तिगत प्रक्रिया? देखो, सरल तो अगर हम कह भी दें तो व्यक्तिगत प्रक्रिया तो नहीं है, ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम एक जटिल और निष्क्रिय प्रक्रिया है। जटिल हम मान भी लें तो निष्क्रिय प्रक्रिया तो बिल्कुल नहीं है, पैसिव लर्निंग थोड़ी होती है ना। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल। अधिगम क्या है आपकी? एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को डैश चाहिए। क्या अ टीचर शुड डैश द सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग? क्या करना चाहिए? अनदेखा कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। टालना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इग्नोर कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 तीनों ही क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे लर्निंग में, तो इसके लिए ये आंसर नहीं हो सकते हैं। और शिक्षक को इन सभी विविधताओं को समझना चाहिए, उनको समझने के बाद अपनी जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं उनको और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र एवं आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। इन अ डैश क्लासरूम, किस टाइप के क्लासरूम की बात की जा रही है? टीचर अडेप्ट दियर पेडागोजी एंड वेरी असेसमेंट टू कैटर द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। पाठ्यपुस्तक केंद्रित में तो वो पाठ्यपुस्तक पर लिखी हुई प्रकरणों पर ही केंद्रित रह जाएगा। व्यवहारवादी इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अध्यापक केंद्रित इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर आपका हो सकता है तो प्रगतिशील कक्षा कक्ष। ओके, तो प्रोग्रेसिव
क्लासरूम इसका एक सही आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसकी जो आपका ये सेट है मेरे पास, इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। आपके सेट में ये क्वेश्चन किसी और नंबर पे हो सकता है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बच्चों का विद्यालय में असफल होना साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं। देखिए, हम कोई भी हमारा लर्नर होता है तो उसको हम इस बात पे नहीं नकार सकते कि भाई इस बच्चे में बचपन से कुछ कमियां है, नहीं सीख सकता तो इसको आप बाहर कर दो। नहीं, आप इस प्रकार की अगर माइंड सेट लेके चलेंगे तो आप एक अच्छे शिक्षक और एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं बन सकते। ऑप्शन नंबर 2 है, सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। बिल्कुल हम किसी भी प्रकार से बच्चों के अभिभावकों को क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार से टीचिंग के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड दिखाता है, क्योंकि टीचर को तो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना होता है। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता, ये भी नेगेटिव एटीट्यूड दिखा रहा है। फोर्थ में हम आते हैं, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। बिल्कुल सही, कि जो विद्यालय है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वहाँ के टीचर्स में, वहाँ के एनवायरनमेंट में ये कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो बच्चों को समर्थ बना सके और बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप उनको पढ़ा सके। तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है। ऑप्शन है, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है। भाई समूह में एक दूसरे को पढ़ाने से भंग कैसे हो जाएगा, मतलब ही नहीं होता भंग होने का, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती तो है, जो कि अधिगम में विघ्न पैदा करती है। नहीं, प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति तो उत्पन्न होती है लेकिन वो विघ्न पैदा नहीं करती है, ठीक है। हेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है जिसमें बच्चा अपने से कम बुद्धिमत्ता वाले को और अधिक सिखाने का प्रयास करता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग का यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप करते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। जब आप ग्रुप में बच्चों को पढ़ाएंगे तो किसी बच्चे का ज्ञान किसी क्षेत्र में अधिक होगा, कोई बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, कम इंटेलिजेंट होगा, तो बच्चे आपस में कोलैबोरेशन के साथ सहयोग करके अपने चिंतन के माध्यम से कुछ अलग ही सोचना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनका जो चिंतन स्तर होता है वो क्या होता है, बेहतर हो सकता है। ये इसका एक आंसर हो सकता है, क्योंकि फोर्थ नंबर वाला जो ऑप्शन है आपका, देखिए, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न होती है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो देखिए, इस प्रकार से आप लोग जब भी कोई प्रश्न करते हैं एप्टीट्यूड में, तो कभी कभी क्या होता है ना कि किसी ऑप्शन में शुरुआत के 2-3 शब्दों में ही आपको आइडिया आ जाता है कि ये इसका आंसर नहीं है, तो वहाँ पर भी इसको आप स्किप कर सकते हैं रेदर देन अपना टाइम वेस्ट करने के। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय का कौन सा स्थान होता है, प्राथमिक, द्वितीयक। बिल्कुल इसका स्थान क्या होता है, द्वितीयक होता है। प्राथमिक तो आप जानते हैं फैमिली होती है ना, हम बोलते हैं ना फैमिली इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। तो विद्यालय का क्या है, द्वितीयक स्थान है, यानी कि द्वितीयक कार्य के